हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि हम लोग संस्कृत के बारे में इस चैनल पर जानते आए हैं और संस्कृत का व्याकरण समझते आए हैं, उसी क्रम में अब हम लोग आज से जो शुरू करने वाले हैं वो संस्कृत व्याकरण का पहला पार्ट है, पहला स्टेप आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी व्याकरण जो है वो जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है कि आपको हम लोगों के साथ पहले पार्ट से बनना है और आगे जाते जाते ये आपके लिए और ही सरल होती जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं संस्कृत के व्याकरण की, जो आपका पूछा कहा जाता है, तो आपका यूपी टेट में पूछा जाएगा, आपका सीटेट में पूछा जाएगा और आपका सुपर टेट में पूछा जाएगा। अगर संस्कृत पूछी जा रही है आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में, तो व्याकरण से प्रश्न अवश्य बनते हैं। जो व्याकरण आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह है जो शब्दों की उत्पत्ति व निष्पत्ति बताता है। तो संस्कृत का व्याकरण हम लोग जानेंगे तो आप लोगों का हिंदी का जो व्याकरण है वह भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग संस्कृत के व्याकरण के साथ साथ जो है वो हिंदी का व्याकरण भी ऑटोमेटिक कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण से ही हिंदी का व्याकरण बना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी, तो सबसे पहले जो आज जननी भाषा है वो कौन सी भाषा है, आपकी संस्कृत भाषा है। संस्कृत के बाद संस्कृत जब थोड़ा सा समय बीता और संस्कृत जब बदली, तो संस्कृत भाषा किस में बदली, तो संस्कृत बदली पाली में। फिर पाली के बाद कौन सी भाषा आ गई, तो आपकी प्राकृत भाषा आ गई। और प्राकृत के बाद क्या आ गया, तो आपका अपभ्रंश आ गया। तो ये जो भाषा का क्रम है वह बताता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद बहुत ज्यादा डिविडेशन है, लेकिन अपभ्रंश के बाद आपको क्या जानना है, तो अपभ्रंश के बाद आई है आपकी हिंदी। तो संस्कृत से ही आपकी क्या निकली है, हिंदी निकली है। और संस्कृत का जो व्याकरण है और जो हिंदी का व्याकरण है वह लगभग जो है आपका बिल्कुल समान ही है। जो संस्कृत का व्याकरण है वो मूल व्याकरण है, उसमें सारे सूत्रों पे आधारित है। वो सूत्र आपको डिफाइन समझ में आ जाएंगे, और सूत्र जब आप समझ जाओगे तो संस्कृत का व्याकरण फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूत्र से आप इसको समझ जाओगे। ये कोई याद करने वाला विषय नहीं है, चाहे वो संस्कृत का व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, या समझने वाला विषय है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत के व्याकरण से। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संस्कृत शब्द का व्याकरण क्या है। देखिए, संस्कृत एक भाषा का नाम है और स्वयं में एक शब्द है। तो संस्कृत शब्द का व्याकरण क्या है, जब हम लोग ये जानने की दृष्टि रखते हैं तो हम लोगों को ये जो संस्कृत शब्द दिखता है, इसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा दिखता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें सा दिखता है। और सा में भी क्या लगा हुआ है, आपका आ लगा हुआ है। जब हम इस सा में हलंत लगाएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, आपका ह्रस्व आ बाहर आ जाएगा। और ह्रस्व आ के साथ क्या बाहर आएगा, तो आपका अनुस्वार भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ आपका सम, ये क्या लिखा हुआ है सम। अब इसको हम लोग ऐसे ना लिख के कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अनुस्वार का परिवर्तन किस में कर देते हैं, हलंतित मा में कर देते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज को हम लोग सम पढ़ रहे हैं। तो ये संस्कृत का व्याकरण है। व्याकरण का मतलब ये है कि आपको शब्द को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसका विच्छेद करना पड़ेगा, वर्णों का विच्छेद करना पड़ेगा, हर एक वर्ण को आपको जानना पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण में आपको हर एक वर्ण को जानना पड़ेगा, चाहे वह आयुर् के आ से लेके हल के ला तक, और जितने भी संयुक्त व्यंजन है, अयोगवा है, और जो ये अयोगवा के अंतर्गत आने वाले अनुस्वार और विसर्ग हैं, इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग संस्कृत शब्द का व्याकरण देख रहे हैं। तो संस्कृत शब्द में सबसे क्या है, पहले क्या है, तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। ये सम आपका क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वे वर्णों का समूह होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या उसमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, या तो कोई परिवर्तन नहीं लाते, बस ऐसे ही लग जाते हैं। तो उपसर्ग है, ये सम उपसर्ग लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्री धातु लगी है। ये क्री आपको दिख रहा है ना, ये क्या लगा हुआ आपका, क्री धातु लगी है। इसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्री धातु का मतलब क्या होता है, करना। क्री धातु का मतलब क्या होता है,
करना। तो सम उपसर्ग लगा है, क्री धातु आपको दिख रही है, और ये जो ता दिख रहा है ये ता प्रत्यय है। तो कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है, कित प्रत्यय। क्या लिखा जाता है? ये कित प्रत्यय लिखा जाता है। तो कित आपका क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अब कित प्रत्यय की खास बात यह है, जब यह किसी शब्द के साथ, शब्द समूह के साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है, तो कित प्रत्यय के का लसक को तद्धिते सूत्र से लोप हो जाता है और शेष केवल क्या बचता है? ता शेष बचता है। तो आपको दिख रहा है ना, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है जो आपको सामने दिख रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्री धातु है वो आपको सामने दिख रही है, याद करने की जरूरत नहीं है। और कित प्रत्यय का ता दिख रहा है जिसमें आपको पता है कि हाँ ये कित था, तो हलंतित का लसक को तद्धिते सूत्र से लोप हो गया और शेष केवल क्या बचा? आपका ता शेष बचा। अब आप कहेंगे सर ये सा दिख रहा, तो ये सा नहीं है, ये क्या है? आपका सुट है। ये क्या है? आपका सुट है। सुट के ऊ का और टा का सूत्र से लोप हो गया है और बचा क्या है? शेष हलंतित सा शेष बचा है। और जो भी व्यंजन आपको हलंत के साथ दिखे तो आप समझ लेना कि वो हलंत आप हटाओगे तो व्यंजन की जो ये मात्रा है ह्रस्व आ की वो भी आपको हटानी पड़ेगी। तो हलंतित सा का मतलब क्या है? आधा सा। तो ये देखिए क्या हुआ, ये सम उपसर्ग लगा है, सुट का आगम हुआ है। क्या कहते हैं हम लोग? आगम हुआ है, सुट का आगम हुआ है। संस्कृत में जब आप प्रत्यय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि धातुओं के साथ जब प्रत्यय कभी लगते हैं तो आगम होता है। तो जैसे ऐसे देख लीजिए, जैसे पट धातु है और ये कित प्रत्यय के साथ लगा, तो पट धातु जब कित प्रत्यय के साथ लगा तो कित प्रत्यय के का तो लोप हो गया किस सूत्र से? लसक को तद्धिते सूत्र से। और फिर पट का जो ये था है इसके बाद किसका आगम हुआ? तो इट का आगम हुआ। किसका आगम हुआ? इट का आगम हुआ। इट के ता का लोप हो गया और शेष क्या बचा? ई बचा। और ये क्या बन गया? आपका पठित बन गया। पठ धन कित पठित। क्या बनेगा? पठ धन कित पठित। तो ये ऐसे हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि संस्कृत शब्द का व्याकरण क्या है? तो सम, सुट, क्री और कित। कैसे पढ़िएगा आप लोग? तो ऐसे पढ़िएगा, सम प्लस सुट का आगम हुआ है और कौन सी धातु लगी है? क्री धातु लगी है और कित आपका प्रत्यय लगा है। तो आपसे पूछेगा कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या बताओगे आप? सम उपसर्ग है। पूछेगा कौन सी धातु लगी है? तो दिख रहा है क्री धातु लगी है, क्री धातु बता देना। और कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कित प्रत्यय लगा है, ये आप बता देना। यूपी टेट में पूछे चाहे आपका सुपर टेट में पूछे, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है, वो शब्दों में से ही पूछेगा। अच्छा आप कहिएगा क्या संस्कृत शब्द देगा? संस्कृत शब्द नहीं देगा, मैं बता रहा हूं कि ये आपको पहचानना है हर एक शब्द में कि कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु लगी है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, किसका आगम हुआ है। तो इससे आपको कोई भी शब्द दे दे आप पहचान जाओगे कि अच्छा सम उपसर्ग लगा है। अब उपसर्ग पहचानने के लिए उपसर्ग की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्रत्यय पहचानने के लिए आपके पास सारे प्रत्ययों की जानकारी होनी चाहिए। धातु पहचानने के लिए आपके पास धातुओं की जानकारी होनी चाहिए। तो और इन सब चीजों को जानने के लिए आपके पास सबसे पहले वर्णों की जानकारी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और ये वर्ण कहाँ से आए हैं, कहाँ से, किस मुनि ने, जो 3 मुनि हैं आपके, वो 3 मुनियों को आपको जानना चाहिए। और कैसे माहेश्वर सूत्र का जन्म हुआ, आपको माहेश्वर सूत्र से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र ही जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वही आपके सारे के सारे वर्ण जो हैं वही आपके लिखे हुए हैं। आयुड़ के आ से लेके हल के ला के मध्य में, जिन्हें हम लोग अल भी कहते हैं। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये बिल्कुल ही जान लीजिए कि संस्कृत शब्द में कौन कौन सा उपसर्ग और क्या लगा हुआ है। आप जब व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण में आपको शब्दों को तोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे यही लिखा हुआ है आपके सामने पठित, क्या लिखा हुआ है? पठिता, ऐसे लिखा मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको या तो आप इसको धातु और प्रत्यय में तोड़ सकते हो, या तो फिर आप इसके पूरे का वर्ण विच्छेद कर सकते हो। और कैसे तोड़ सकते हो? तो पा में आप हलंत लगाओगे तो पा, जब आप बोलते हो पा, तो पा के साथ क्या निकल रहा है? आ भी निकल रहा है। तो पा में जब आप हलंत लगाओगे क्या बाहर आ जाएगा? आ बाहर आ जाएगा। फिर जब अगला वर्ण देखिए क्या है? ठा, ठा में हलंत लगाओगे तो क्या बाहर आ जाएगी? ह्रस्व ई बाहर आ जाएगी। और ये ता है, ता में हलंत लगाओगे तो क्या बाहर आ जाएगा? आपका आ बाहर आ जाएगा। और आ के साथ ही बाहर क्या आएगा? तो आपका विसर्ग भी बाहर आ जाएगा। जब अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे तो ये जानेंगे कि हाँ अनुस्वार
हमेशा स्वर के ऊपर ही लगेगा और जो विसर्ग है वो हमेशा स्वर के बाद ही लगेगा। स्वरों की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे? 9 बताना। 9 स्वर है और 9 स्वर के ऊपर अनुस्वार लगता है और 9 स्वर के बाद जो है वो आपका विसर्ग लगता है। तो अब देखिए, जब आप व्याकरण के बारे में जान रहे हो तो आप फिर उच्चारण स्थान में पढ़ोगे। जब आप उच्चारण स्थान पढ़ोगे तो आपका क्या होगा? ये पा कहां से उच्चारित हो रहा है? ये पा जो है आपका ओष्ठ से उच्चारित हो रहा है। कहां से उच्चारित हो रहा है? ओष्ठ से उच्चारित हो रहा है। और जब आ की बात हम लोग करते हैं तो आ जो है वो आपका अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ये जो सूत्र लगेगा तो आकुहा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका कंठ है। तो आ कहां से उच्चारित होगा? कंठ से उच्चारित होगा। जब हम ठा की बात करेंगे तो ठा ऋतु रसाणाम मूढ़ा, ऋतु रसाणाम मूढ़ा जो सूत्र है वो बताता है कि टाटा डाटा ला जो है वो आपका कहां से उच्चारित होता है? मूढ़ा से उच्चारित होता है। और अगला जो वर्ण है आपका वो है आपका इचु यसा नाम तालु। तो इचु यसा नाम तालु सूत्र बताता है कि ईच कहां से उच्चारित होती है? तालु से। और ये जो ता हलंतित ता लिखा हुआ है ये ऋतु लसा नाम दंता। कौन सा सूत्र है? ऋतु लसा नाम दंता। तो ये ता कहां से उच्चारित हो जाएगा? आपका दंत से उच्चारित हो जाएगा। और जो उच्चारण स्थान का आप पहला सूत्र पढ़ते हो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो आकुहा और विसर्ग का संबंध किससे है? तो आपका कंठ से है। तो आप लोग ये बात समझ गए ना कि जब आप व्याकरण पढ़ोगे तो आपको एक शब्द के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कोई शब्द ऐसा मिलता है जो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप व्याकरण के जानकार हो तो आप उस शब्द को तोड़ लोगे और तोड़कर उसका जो मूल भाव है वो अर्थ बता लोगे। प्लस वो आप ये भी बता सकते हो कि हम पठिता शब्द बोलने में किसी भी मनुष्य का क्या इस्तेमाल होगा, तो क्या क्या लगेगा? ओष्ठ, कंठ, मूढ़ा, तालु, दंत और कंठ का इस्तेमाल जो है वो पठिता शब्द बोलने में हुआ है। तो ये संस्कृत के बारे में जानकारी है। और संस्कृत का अर्थ क्या होता है? तो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। क्या कहते हैं इसको? शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा कहते हैं। तो शुद्ध का मतलब आप क्या समझते हो? तो ऐसी चीज, ऐसा जिसमें कोई भी अशुद्धता ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। जैसे आपकी गंगा जब हिमालय से निकलती है तो जब वो हिमालय से निकल रही होती है तब कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हाँ वो उसमें कुछ भी अशुद्धता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे चलती जाती है, बढ़ते जाती है, उसमें नाली मिलते हैं, नाला मिलते हैं, कई सारी नदियां मिलती हैं, फिर अंत में जा करके उसका जल क्या हो जाता है? समुद्र में मिल जाता है और वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, लवड़ी हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। तो वैसे कि संस्कृत कैसी है, संस्कृत का व्याकरण कैसा है? तो हिमालय से निकलती हुई गंगा के समान है, जो क्या है? आपका शुद्ध है। और कैसा है? तो परम अर्जित है। कैसा अर्जित है? परम अर्जित है कि हाँ किसी के द्वारा भी यह अर्जित की जा सकती है। देव भाषा इसे कहा गया है, वैज्ञानिक भाषा इसे कहा गया है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ इसको पढ़ने से आपके अंदर क्या डेवलप होगा? तो देवत्व डेवलप होगा। और वैज्ञानिक भाषा जो कहा गया है इसकी वजह से आपको विशेष ज्ञान भी मिलेगा। तो हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे, 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे। आयुर ऋरक एवं अयो छवरट लड़ यमंगंडम जब गढ़दस जब गढ़दस खप चट्टा चट्टो कपय सक्सर। हल के बारे में जानेंगे, आयुर के आ से लेके हल के ला तक के मध्य के बारे में जानेंगे। और जब हम लोग ये जान लेंगे तो धीरे धीरे आपका व्याकरण जो है वो सरल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्द मिलेंगे और आपका व्याकरण ऐसे ही चलेगा। और बात बस इतनी सी है कि अगर बीच में आपने गैप किया, बीच में कहीं छोड़ा, ये स्टेप वाइज चलेगा, यानी कि एक स्टेप के बाद आपको दूसरा स्टेप मिलेगा। अगर आपने पिछला स्टेप मिस किया तो फिर आपको चीज समझ में हो सकता है उतनी ना आए जितना उन लोगों को आ जाए जिन्होंने पहला स्टेप भी कंप्लीट किया है मेरे साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।